बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और आज दिन भर जेल भरो तहरीक जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद और सरबराह इमरान खान साहब की तरफ से अनाउंस की गई थी, उसका ही गलगला मचा रहा। और आज इस वक्त जो ताज़रीन सूरत हाल है उसके मुताबिक शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, उमर सरफराज चीमा, आज़म स्वाति और इसके साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमा हैं वो तमाम के तमाम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और इस वक्त कोट लखपत जेल, उनको कैंप जेल पहले ले जाया गया, उसके बाद उनको कोट लखपत जेल वहाँ पर पहुँचाया जा चुका है। इससे पहले कि हम बाकी तमाम चीज़ों को डिस्कस करें, ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या, इस पर काशिफ सलमान हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कोट लखपत जेल से मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं। काशिफ, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल है उनके जो लाइन थी वो ड्रॉप हो गई है। तो वापस आते हैं उस मंजरनामे की तरफ जो कि आज सारा सियासी तौर पर हमारे सामने रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान किया गया कि जेल भरो तहरीक में आज दोपहर 2 बजे गिरफ्तारियां दी जाएंगी। और 2 बजे गिरफ्तारियां देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन और उनके साथ 200 कारकुन चेरिंग क्रास पहुंचेंगे। चेरिंग क्रास पर आज एक भरपूर मेले का समा रहा और बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन वहाँ पर पहुँचे। शाह महमूद कुरैशी जो थे वो भी वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने जो तकरीर की वो ज़बरदस्त और एक वलवला अंगेज़ तकरीर थी। इससे पहले तहरीक इंसाफ पंजाब की सदर यास्मीन राशिद जो थी उन्होंने भी खिताब किया और जो वहाँ पर अपने दफ्तर में उन्होंने कारकुनों को लेकर उनको गाइडलाइन दी और उसके बाद कारकुन जो थे चेरिंग क्रास पहुँचे। पहले ये समझा गया कि शायद पंजाब की निगरान हुकूमत या वफाक की जो हुकूमत है उनकी तरफ से आने वाली हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और रहनुमाओं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि कारकुन और रहनुमा वहाँ पर बड़ी देर तक मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में पुलिस की भारी तादाद भी वहाँ पर रही। उसके बाद यही कारकुन और यही रहनुमा जो थे खुद असद उमर और शाह महमूद कुरैशी और उनके साथ दीगर जो थे वो खुद प्रिजन वैन तक पहुँचे और प्रिजन वैन में जाकर बैठ गए और ये मुतालबा किया कि उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ कारकुन जो हैं वो पुलिस वैन के ऊपर भी चढ़े और पुलिस वैन के ऊपर चढ़ने के बाद उन्होंने उसके शीशे भी तोड़े और आबिद नाम के जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको इस मामले पर भी गिरफ्तार किया गया। अब कोट लखपत जेल जो पहुंचे हैं, क्या सूरत हाल है? काशिफ सलमान हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। काशिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल काशिफ है साहब, आपके? कैसी रही आज सारा दिन की एक्टिविटी? कितने कारकुन गिरफ्तार हुए? क्या पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसको किस तरह देख रही है? पुलिस का रवैया क्या है और इस वक्त तक जो आप देख रहे हैं मंजर वो क्या है? जी, तहरीके इंसाफ का जो आज सारा दिन का ये शो रहा है वो इस हवाले से तो कामयाब है कि जो मीडिया के अंदर है एक जो हाइप क्रिएट की गई वो तो रही है, लेकिन जिस तरह गिरफ्तारियों के हवाले से आज का कहा गया था, चेरिंग क्रॉस पहुंचे। पहले तो ये सारे लोग जो हैं वो जेल रोड ऑफिस में इकट्ठे हुए। जिन कारकुनान ने गिरफ्तारी देनी थी उनके एजाज में तकरीब रखी गई थी, उनकी लिस्टें तैयार की गई, वहां पर हाजिरी लगाई गई उनकी जेल रोड ऑफिस के अंदर। उसके बाद उनको बैज लगाए गए ताकि जिन्होंने गिरफ्तारी देनी है उनकी उनको बैज लगाए गए। उसके बाद चेरिंग क्रॉस पहुंचे। चेरिंग क्रॉस के ऊपर जो है वो खताबात हुए वहाँ पे गिरफ्तारी का, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से नहीं कहा गया था। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम CCPO ऑफिस के सामने जो बिल्कुल साथ ही है वहाँ जाके गिरफ्तारी देंगे। फिर उसके गेट के ऊपर आ गए। फिर देखा कि प्रिजन वैन के ऊपर जो है वो हमाद अजहर चढ़े हुए हैं और जो इनके रहनुमा हैं वो प्रिजन वैन के अंदर हैं। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये खुद प्रिजन वैन के अंदर गए हैं, कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं है। और इस वक्त जो वैन थी उस वैन के अंदर असद उमर हैं, आजम स्वाति हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, डॉक्टर मुराद रास हैं, उमर सरफराज चीमा हैं। इस तरह दीगर 7 कारकुनान जो हैं वो छत पर हैं। उसके बाद ये उनके साथ पैदल वॉक करते हम CCP ऑफिस से कैंप जेल तक आए। कैंप जेल के बाहर इन्होंने गिरफ्तारी का कहा तो उन्होंने कहा हमें तो आपके नाम कोई नहीं मिले हुए, ना कोई हमें लिस्टें दी गई हैं जिनमें आपका नाम हो, तो आपको गिरफ्तार किस वजह से करे। तो वहां पे नारेबाजी के बाद फिर ये फैसला हुआ कि कोट लखपत जेल चलते हैं। अब हम कोट लखपत जेल पहुंचे हैं। तो अब से कुछ देर पहले हम अजहर जो है उसको लीड करते हुए आ रहे थे अपनी गाड़ी में। आगे पीछे प्रिजन वैन थी, उसके पीछे जो तरीके इंसाफ का एक खासा है कि DJ सिस्टम लगा हुआ था, तराने लगे हुए थे और पार्टी परचमों के साथ गाड़ियों में लोग साथ चल रहे थे।
तो अब से कुछ देर पहले ये जो नजम साहब यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर उनकी कोई गुफ्तगू हुई है हमाद अजहर की यहाँ पर पुलिस वालों के साथ, जिसके बाद जो प्रिजन वैन है जिसके अंदर मैंने बताया रहनुमा और कारकुनान शामिल हैं, वो इसके अंदर दाखिल हो गई है कोट लखपत जेल के अंदर। और अब वहाँ क्या मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन गिरफ्तारियों के हवाले से यही बताया जा रहा है कि अच्छा, इस वक्त क्या काशिफ आप वहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप क्या कह सकते हैं कि इस वक्त इन रहनुमाओं और कारकुनों को बाकायदा तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया है? अच्छा जी, गिरफ्तारी के हवाले से क्योंकि अभी तक बात नहीं हुई थी, जब ये अभी हमाद अजहर की यहाँ इंतजामिया से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा हमें अंदर जाने की तो इजाजत दे कि यहाँ पर रश लग गया है और हमारी गिरफ्तारी ले, हम गिरफ्तारी देने आए हैं। तो जो इसका पहला बैरियर है जो कोट लखपत जेल का, यहाँ से प्रिजन वैन अंदर चली गई है। अब वो इनको गिरफ्तार करते हैं, इंतजामिया के साथ इनके क्या मुज़ाकरात होते हैं ये कुछ देर में सामने आ जाएगा। लेकिन आज तरीके इंसाफ ने जो जेल बरो तरीके वाले से कहा था, वो एक हाइप जरूर उसकी क्रिएट की है उन्होंने, और जो एक सियासी मकासद है और मीडिया के ऊपर वो नजर आए हैं। और हमने देखा है कि खास तौर पे ये जो सियासतदान है, ये जब अपोजिशन में होते हैं ये सब अवाम की जुबान की बात करते हैं, और जब हुकूमत में होते हैं तो डिफरेंट बयान होते हैं। जैसे ही टेबल टर्न्स होते हैं तो गुफ्तगू और बयानात में भी तब्दीली नजर आती है। आज वही लोग आज इस हुकूमत पे जो तनकीद कर रहे हैं, उनके ज़माने में जब थी तो जो आज हुकूमत में है वो तनकीद कर रहे थे। तो आवाम तो बस साथ चल रही है इनके, और ये जो एक अना की जंग है और इक़्तिदार की बिल्कुल जंग सही, है। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त कितने कारकुन होंगे जो प्रिजन वैन में थे, लीडर थे और वो जेल के अंदर पहुंचे, और उनकी गिरफ्तारी, ये तादाद कितनी हो सकती है? नजम भाई, वैन के अंदर तो मरकजी कायदीन के नाम तो मैंने आपको बताया कि एक असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर मुराद रास, उमर सरफराज चीमा, आजम सुवाती, मदनी और कुछ दीगर रहनुमा होंगे जो साथ अंदर है। तो वो ये गिनती के जो भी 12-15 लोग हैं वो नीचे हैं, और इतना ही आप लगा लें कि छत के ऊपर कारकुनान है। तो आप दर्जनों कह सकते हैं कि जो वैन अंदर गई है इसमें दर्जनों लोग शामिल हैं। दर्जनों से मुराद ये आप ले लें 20 से 30 के अंदर लोग जो हैं वो शामिल होंगे इस वैन के अंदर। जो वैन अभी अंदर गई है, जो 7 लोग आए हैं गाड़ियों में, वो सारी गाड़ियां बाहर हैं। सिर्फ प्रिजन वैन को जो है वो अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। या पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त कोट लखपत का जो गेट है उसके ऊपर, एंट्रेंस के ऊपर मौजूद है। और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने की यानी पुलिस ने तैयारी की है, क्योंकि जब हम सीसीपी ऑफिस गए तो हमने देखा वहाँ कोई पुलिस की नफरी नहीं थी, सिर्फ जो मेन गेट है उसके ऊपर थी। इसी तरह जब हमने सही, ये गिरफ्तारियों वाला जो बड़ा कन्फ्यूजन इस वक्त, चाहे बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कवर करते हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं हमारे सीनियर, आप सारी की सारी जो तफसील बता रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोबारा भी आपकी तरफ आएंगे और कोशिश करेंगे कि अभी हम हमाद असलम साहब से भी बात करें जो कि हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। पुलिस क्या कहती है, क्या इसका मौक़िफ़ है? लेकिन मैं मशकूर हूँ यहाँ पर स्टूडियोज़ में हमें राजा खुर्रम साहब ने ज्वाइन किया है। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर वक्त देने के लिए। आप मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम के सीनियर रहनुमा हैं, माहिर कानून हैं, डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं। इस वक्त क्या पोजीशन क्या है, कानूनी पोजीशन क्या है जिन बंदों को, रहनुमाओं को प्रिजन वैन में जेल में ले जाया गया है? क्या वो गिरफ्तार हो चुके हैं? कितने गिरफ्तार हुए हैं? किस कानून के तहत गिरफ्तार हुए हैं? क्या सज़ा हो सकती है? क्या पर्चा हो रहा है? ये सारी लीगल पोजीशन राय साहब क्या है इस वक्त? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो ये सूरत हाल है, इसमें 16 MPO भी आ सकता है, स्टेट खुद इसमें कंप्लेनेंट होगी। इसमें कोई किसी जमात से तल्लक रखने वाला बंदा जो है वो इसके अंदर जो है वो कंप्लेनेंट नहीं हो सकता, ना कोई इसमें कंप्लेनेंट होगी, पुलिस डिपार्टमेंट से लिया जाएगा। और ये जो इन्होंने दफ़ा का नफाज किया था 144 का, उसके हवाले से उसकी वायलेशन के तहत इसको जो आप दफ़ा 188 का तहत भी उसमें उन्होंने ये किया हुआ था कि कोई बंदा भी यहाँ पे इकट्ठे नहीं कर सकता, नारेबाजी नहीं हो सकती। उसके बाद ये जो इकट्ठे करके किसी के हवाले से आप कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो उसकी एक वायलेशन है, उस वाले से रजिस्ट्रेशन ऑफ इस केस होगी। और दूसरी ये आप देखें कि जो स्टेट के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, ये लॉयल्टी टू गवर्नमेंट नहीं होती, ये स्टेट होती है, स्टेट की नुमाइंदा हुकूमत होती है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स में आता है उसके हवाले से ये वायलेशन के लिए पहले एक दीवार खड़ी कर दी गई है।
नहीं, इस वक्त कानूनी पोजीशन क्या है? सुबह से ये बात की जा रही थी कि वो तमाम लोग जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया हुआ, राय साहब, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर आप उनको गिरफ्तार करते हैं तो ये एक तरह से हब्से बेजा में रखने के मुतरादिफ है, आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि 16 एमपीओ, पुलिस की तरफ से 3 एमपीओ की बात की जा रही है। ये 16 एमपीओ क्या है, ये 3 एमपीओ क्या है, ये किस तरह गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, ये गिरफ्तारी नहीं, ये एलिगेशन होते हैं लेवल अगेंस्ट द कल्प्रिट्स जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद होते हैं। देखिए, इससे पहले जो अभी वो उनको इसलिए नहीं लिया जा रहा कि वो आके वहाँ पे बैठ रहे हैं और अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं तो हम किस जुर्म में इनको लें। जी। वो वायलेशन कर रहे हैं जो नफाज इस वक्त दफात का किया गया वहाँ दफा पे 144 की जी खिलाफवर्जी कर रहा 144 है। की उसकी वायलेशन कर रहे हैं। और दूसरा ये कि वहाँ पे जब इकट्ठे नहीं होते तो इसकी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाते हैं। आप तकरीर करके या हेट जो स्पीच है उसमें ला रहे हैं तो ये मुख्तलिफ जो भी वो एक्टिविटीज़ होगी, जिस तरह वहाँ पे उन्होंने शीशे तोड़े अभी, तो उसके एक अलग एलिगेशन होगी। अब देखिए, इनको वायलेट करने के हवाले से ये अथॉरिटी नहीं दी जाती कि ये जाके वहाँ पे बैठ के और वहाँ पे किसी वाले से भी गिरफ्तारी देने से पहले ये कहेंगे जी हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ये उस जो ये तो वायलेशन कहेंगे नहीं, ये तो नहीं कहेंगे, हाँ। ये तो कह रहे हैं हम खुद गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। लेकिन इसमें राजा स्टेट होगी कंप्लेन। राजा खुर्रम साहब, वो आपसे, आपके सिस्टम से, आपकी हुकूमत से, आपके निज़ाम से आज़ादी चाहते हैं। वो कहते हैं हम आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। देखिए जी, इस वक्त जो स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो मजदूर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको इन्होंने ला के कटारे में खड़ा कर दिया है। पूरी पब्लिक जो है इस वक्त जो इनके साथ फॉलोअर थी, उनके अपने फैमिली मैटर जो है उनको इन्होंने बेयारो मददगार छोड़ दिया है। इन सारे मामला में जब मैशत का भी एक सिलसिला अभी डेवलप नहीं और इस्टेब्लिश नहीं है, मैं समझता हूँ कि एक गवर्नमेंट जो जिस तरह ये पहला वज़ीर आज़म था जिसको हटाया गया थ्रू एक लीगल वेज, अच्छा। इनको देखें और दोबारा जब एक वोटों की गिनती की गई तो मेजॉरिटी लेके मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इसका जो इक़्तिदार वो संभाला। अब इस वायलेशन को जो ये लेके आ रहे हैं ये इंतशार है और मैं समझता हूँ इंतशार के हवाले से ये स्टूडेंट्स को जिनकी सोच और जिनको एक वो पॉजिटिव वे में ला के और एक बेहतर तरीके से ज़िंदगी के आगे रास्ते दिखाएं और डेमोक्रेटिक रोल में एक अच्छा रोल लेके आने की कोशिश करें, उनको ये सड़कों पे ला के बेयारो मददगार छोड़ें। मैं समझता हूँ अगर गवर्नर पंजाब और ये डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं लाहौर, उनकी परमिशन से, देखें ना वो स्टेट के वहाँ पे नुमाइंदे हैं, उन्होंने अगर एक दफ़ा का नफाज किया है तो उसकी वायलेशन के हवाले से ये उसको वायलेट क्यों कर रहे हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो जितना भी सारा सिलसिला है ये इसमें पीटीआई के जो मुतहरक दोस्त हैं उनके लिए रास्ता असेंबली था, वहाँ पे जाते उन्होंने वो रिजाइन कर दिया। अब इनके पास जो रास्ता ये वायलेशन है, वायलेशन का इनके खिलाफ पुलिस जो कुछ कर रही है या सरकार जो कुछ कर रही है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन या रहनुमा प्रिजन वैन में बैठकर पहुंचे हैं जेल के अंदर, वो किस कानून के तहत हैं, क्या कार्रवाई हो रही है, अभी तक इस पे कंफ्यूजन मौजूद है। तो मैं हमाद असलम, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे प्रोग्राम बड़ा मारूफ प्रोग्राम है उसके मेज़बान हैं, उनकी तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ, हमाद की तरफ, और उनसे भी जानना चाह रहा हूँ कि सारी इस वक्त लीगल पोजीशन है क्या। तो उनकी तरफ जाने जाते हुए, हमाद आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल जी। हमाद क्या पोजीशन है इस वक्त? कोई मुकदमा दर्ज हुआ, जो गिरफ्तारी हुई किस तरह हुई, कितने लोग गिरफ्तार हुए, जो जेल में पहुंचे वो किस तरह पहुंचे, पुलिस का वर्शन क्या है, स्टेट क्या कर रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, दफ़ा 144 नाफिज थी और किसी भी जो सियासी पार्टी के जो रहनुमा कारकुनान वो इस दो मकामात पर ख़ासतौर पर जमा होने से मना किया गया था, जिनमें एक मार रोड थी और दूसरा गुलबर्ग। तो दफ़ा 144 नाफिज होने के बाद फिर आज जो जेल बरो तहरीक थी उसमें जो मरकजी क़यादत थी उनके अपने कारकुनों के साथ बाहर निकलना और ख़ास तौर पर उन दो मकामात पर, जिन दो मकामात पर दफ़ा 144 नाफिज है, और वहाँ पर आकर पुलिस पर जो गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों पर चढ़ जाना, प्रिजन वैन थी कैदियों की वैन, उसमें दाखिल होना और इस तरह वहाँ पर काफ़ी बदमज़गी भी देखने को मिली। तो तब तक जब इन्होंने खुद गाड़ियों में बैठना मुनासिब समझा और वहां पर अपना एक ड्रामा रचाया, तो उस पर तो पुलिस ने गिरफ्तार उनको नहीं किया था। लेकिन जैसे ही उनकी तरफ से पुलिस पर धावा बोला गया और पुलिस को बुरा भला कहा गया, पुलिस पर अटैक करने की कोशिश की गई, सीसीपीओ दफ्तर को घेरे में लेने के हवाले से उनके कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए फिर जो थी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई और फिर जो इस वक्त बाकायदा गिरफ्तारियां अमल में लाई जा चुकी हैं। जी बिल्कुल, गिरफ्तारियां लाई जा चुकी हैं। अब मुकदमात के हवाले से जहां तक बात है, मुकदमात अभी तक दर्ज नहीं हुए,
दफा 144 की खिलाफवर्जी पर 16 एमपीओ के तहत गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं और ये मेंटेन पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही है और मुकदमे का इंदराज अमल में लाया जाएगा। अगर अभी तक ये 16 एमपीओ के तहत मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और 3 एमपीओ भी है, 2017 के तहत ये अमेंडमेंट होती है और फिर 3 एमपीओ के तहत अगर गिरफ्तारियां होती हैं कि किसी भी बल्कि स्टेट के खिलाफ कोई ऐसी स्पीच कर देना जो मुनासिब ना हो और ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाए जिसमें थ्रेट कॉल कर रहे हो आप डायरेक्टली, तो उसमें बेल होना मुश्किल होता है। लेकिन 16 एमपीओ के तहत आज अगर गिरफ्तारी हुई है और अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो कल ये बेल भी हो जाएगी। लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और पुलिस की तरफ से ये भी कहना सामने आ रहा है कि आज रात को ही गिरफ्तार रहनुमाओं कारकुनों को छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो फिर इन पर 16 एमपीओ के तहत मुकदमा दर्ज होगा। इनको डायरेक्ट जेल मुंतकिल करने के हवाले से अहकामात जारी करवाए जाएंगे, डिटेंशन ऑर्डर लिए जाएंगे। डीसी इस हवाले से बाकायदा ऑर्डर निकालेगा, लेकिन जब तक ऑर्डर ना निकलना और इनको जेल मुंतकिली के हवाले से अहकामात जारी ना होना और फिर गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाना, ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस अब मजबूरन इन रहनुमाओं को ये मुझे वाकई हमाद यही चीज़ मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अभी काशिफ सलमान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, वो बता रहे थे कि मरकज़ी रहनुमाओं समेत कारकुनों भी, उसमें कारकुन भी शामिल थे, मरकज़ी रहनुमा भी शामिल थे। प्रिजन वैन जो है वो जेल की हदूद में दाखिल हो चुकी हुई है। अब जेल पहुँच जाना इनका बगैर किसी मुकदमे के और उससे पहले किसी हवालात में, किसी थाने में ना पहुँचना और डायरेक्ट जेल में पहुंच जाना, ये तो काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। ये कानूनी रास्ता नहीं है जिस तरह की आमतौर पे गिरफ्तारी होती है उस तरह का सारे का सारा। तो इसको किस तरह डील किया जाएगा, अब किस तरह किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई हैं इस पर हम कंफ्यूजन कह सकते हैं कि पुलिस किस कानूनी कार्रवाई के तहत गिरफ्तारी अमल में ला रही है, क्योंकि जब हमारी पुलिस ऑफिसर से, पुलिस राय से बात होती है तो उनका वो भी कंफ्यूज दिखाई देते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि अगर डिटेंशन ऑर्डर नहीं निकले डीसी की तरफ से, अगर 16 एमपीओ के तहत मुकदमा दर्ज करना, उनकी नजरबंदी के हवाले से, उनको जेल मुश्किल करने के हवाले से ऑर्डर नहीं निकले तो फिर किस कानून के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन उस मौके पर उन पुलिस अफसरान का कहना यह था कि जैसे ही गिरफ्तार बंदा होता है तो हम ऑटोमेटिकली ऑर्डर डीसी की तरफ से जारी करवा लेते हैं। उस शख्स के खिलाफ, उस कारकुन के खिलाफ जो बाहर निकला है और जेल बरो तहरीक में हिस्सा ले रहा है, तो लेकिन अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आपकी इतला ये है कि अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? बिल्कुल मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और पुलिस अफसरान का कहना है कि बाकायदा तौर पर गिरफ्तारियां कर ली गई हैं। जब ये दफा 144 की खिलाफवर्जी हुई तो उस पर ये गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, लेकिन जो खुद गिरफ्तारियां रहनुमाओं की तरफ से दी गई हैं उसमें पुलिस का जो मौकफ है वो ये है कि हमने उनको गिरफ्तार नहीं किया। ये बड़ी एक अजीब, बहुत बहुत शुक्रिया हमाद असलम जो आप इस वक्त हमें सारी की सारी तफसील बता रहे थे। राय साहब, ये क्या कानूनी पोजीशन है? मुकदमा अभी तक दर्ज कोई नहीं हुआ, बंदे जो हैं डायरेक्ट जो हैं सारे के सारे जेल में पहुंच चुके हैं। बड़ी नाज़रीन इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि ये मंजरनामा है क्या। मंजरनामा ये है कि गिरफ्तारी देना चाहते थे, लेकिन जब कोई गिरफ्तार होता है तो उसको थाने में ले जाया जाता है, हवालात में रखा जाता है। हवालात में नहीं रखा गया, बराह रास्त जेल पहुंचे हैं रहनुमा। जब वो जेल पहुंचे हैं तो वहाँ पर मुकदमा दर्ज कोई नहीं है, अभी तक कोई मुकदमा जो है पुलिस और जेल हुकाम जो हैं वो किस तरह उनको वसूल करेंगे, किस कानून के तहत उनको वहाँ पर रखेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें जो बड़ी कंफ्यूज कर देने वाली हैं। कानून की पोजीशन क्या है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, जेल भरो तहरीक का ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया था और इस वक्त एक बड़ी मज़ाहिका खेज़ और बड़ी अजीब व गरीब सी पोजीशन पैदा हो चुकी हुई है, क्योंकि पुलिस जो है वो गिरफ़्तार नहीं करना चाह रही थी और कह रही थी कि हम गिरफ़्तार नहीं करना चाहते, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुद प्रिजन वैन में जाके बैठ गए और बहुत सारे लोग उसके ऊपर चढ़ गए और फिर वो प्रिजन वैन जो है इस वक्त पहले कैंप जेल और फिर अब कोट लखपत जेल पहुंची और वो अंदर जा चुकी हुई है, जेल के अंदर जा चुकी है। अब बड़े दिलचस्प सवाल ये है कि अगर कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं है तो ये रहनुमा जेल में किस तरह पहुंचे हैं, किस कानून के तहत पहुंचे हैं, इन पे कौन सी
दफ़ा लग सकती है, और अगर कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं है तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है। राजा खुर्रम साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ ही हमें सदर शाहीन साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन राजा खुर्रम साहब, ये सारा अजीबो गरीब सी एक बनाना रिपब्लिक नहीं बनी हुई कि बंदे खुद प्रिजन वैन में बैठे हैं, वो जेल के अंदर पहुँच गए हैं, कोई कानून कोई ज़ाब्ता मौजूद नहीं है। क्या करेगी हुकूमत, क्या तरीक़ाकार है? देखिए जी, इसमें मैं एक बात हूँ, मुशर्रफ डिक्टेटर के दौर में जब वकला को उस तहरीक के हवाले से पकड़ पकड़ के ले गए थे तो हर एक पे कोई लादा पर्चा या लादा नहीं था, डिटेंशन आर्डर थे। अच्छा। जो उस वक्त स्टेट थी, और उस हवाले से उन्हें 2.5 माह कम अज़ कम मुख्तलिफ जेलों में बहावलपुर, मुल्तान और मियाँ वाली और इस तरह फैसलाबाद में रखा गया था। और ये नई सूरत हाल स्टेट को अपने उस वायलेटर जो वहाँ पे आके वायलेंस करते हैं क्रिएटर, उनके साथ निपटना आता है। मैं समझता हूँ रियासत के हवाले से लॉयल्टी जो होती है वो हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है, और जब ये लॉयल्टी को वो नहीं अपनी उस रेंज में लाते, डिसोबीडियंस हो जाते हैं, तो ये भी पाकिस्तानी शहरी जो है ना उस हवाले से कहलाने के हक़ नहीं रखते। ये बल्कि एक बगावत होती है, और ये एक उस वक्त एहतजाज जो है ना उनकी बगावत की सूरत में आ जाता है। और मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, ये अभी मैं जिस तरह बात सुन रहा था, बता रहे थे कि डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो एक डिटेंशन आर्डर के हवाले से जब हम पकड़ दें तो उसे लेके जाते हैं। ये मुख्तलिफ सूरत हाल क्रिएट होगी। अभी हम उस सूरत को जायज़ा सिर्फ ले सकते हैं, असल सूरत हाल तो वो जो उसका निबड़ रहे हैं उसको देखेंगे। 16 MP और 3 MP की जो बात हो रही है ये 100% कन्फर्म है, आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपने जब एक वायलेशन देखते हैं कि आप एक दफ़ा 144 की हो रही है, तो उसके बाद आप उसके एंगल से उनको गिरफ्तार करके ले जाएंगे। जब गिरफ्तार होता है बंदा तो थाने में नहीं जाता पहले, नहीं, इसमें देखिए डायरेक्ट जेल पहुंचा दिया। देखिए ये स्पेशल है, इसमें ये नहीं कि आप एक FIR के एक ऑर्डर्स एंड डिटेंशन, जिस तरह आप पहले अभी तक डिटेंशन ऑर्डर जारी कोई नहीं हुए हमारे पास, इस किस्म के कोई डिटेंशन ऑर्डर नहीं। लेकिन उससे पहले 16 MP की तो है ना वायलेशन, जो इनको देख कल से किसी ने कोई वायलेशन की और उसको उठाया डायरेक्ट जेल भेज दिया, ये ठीक है? ये मैं समझता हूँ कि ये उस वक्त जो निबड़ रहे हैं, जो उसको फेस कर रहे हैं, पुलिस या जो पुलिस है वो बेहतर बता सकती है। मैं और इस वक्त नहीं समझता कि वो किस लॉ के तहत से ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो वायलेशन की दफ़ा 144 की, उसके तहत तो वो अपने म्यूजिक फेस करेंगे ना, और वो डायरेक्ट उसके हवाले से मैं इसी चीज़ को समझने की नाज़िम बड़ी अजीबोगरीब पोजीशन बनी हुई है। सफदर शाहीन साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सफदर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम नजम भाई, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। सर साहब, बंदों ने कहा जी हमने गिरफ्तारी देनी है, वो गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, उसके ऊपर उन्होंने बड़ा जो भी एहतजाज किया, नाचे कूदे, जो भी आप उसको कहें, वो सारा कुछ किया, गाड़ियों के शीशे तोड़े, उसके बाद प्रिजन वैन में बैठ गए। प्रिजन वैन जो है जेल के अंदर दाखिल हो गई। अभी तक कोई डिटेंशन ऑर्डर नहीं है, कोई पर्चा नहीं है, कोई हुक्म नहीं है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हुई हुई है, दफ़ा 188 लग सकती है, 16 MP हो सकता है, 3 MP हो सकता है, तकरीरें हुई हैं वहाँ पर। तो ये सारा एक अजीबो गरीब सी कानूनी गैर कानूनी खिचड़ी पकी हुई है। आप इसको पोजीशन को किस तरह देख रहे हैं, जो खासतौर पे रहनुमा जेल के अंदर ही डायरेक्ट पहुंच गए हैं, उनकी कानूनी पोजीशन क्या है? देखिए, अगर पाकिस्तान की तारीख देखें तो प्रोटेस्ट की वेरियस एक्साम है यहाँ पे, और ये भी एक प्रोटेस्ट की किस्म है। इसमें उनको बुनियादी तौर पे जुर्म नहीं किया, उनको उनके हकूक नहीं मिल रहे, तो उन्हें प्रोटेस्ट करने की एक एक्सट्रीम तरीका है जिसमें तोड़ फोड़ या कोई भी चीज ना कभी अलाउड है, ना होगी, ना मैंने कभी सपोर्ट किया है, ना करूंगा अगर कोई तोड़ फोड़ हुई है। यहाँ तक जो अभी आप कह रहे थे कि पकड़ा वो डायरेक्ट ले गए, देखिए जेल बरो तहरीक जो है ना, इसका दुनिया के किसी भी कानून में कोई मैकेनिज्म नहीं है। हमारे कानून में, आइन में, CRPC में, PPC में, तीनों में बिल्कुल किसी किस्म की कोई चीज नहीं लिखी हुई, क्योंकि ये प्रोटेस्ट हैं और सडन ये होते हैं। इनके लिए कानून तब बनते हैं जो आप ये कह रहे हैं कि ज़ाब्ता फौजदारी समेत जितने कवानीन हैं उनके अंदर जेल भरो तहरीक से निपटने के लिए या उस चीज़ के लिए कोई ज़ाब्ता, कोई तरीका, कोई कायदा कुछ भी मौजूद नहीं है? मुझे थोड़ा सा टाइम दे, वही बताने। जेल भरो तहरीक प्रोटेस्ट है, और उस प्रोटेस्ट में जब पकड़ते हैं तो फिर उनकी मुकम्मल डिटेल लेके उनको जेल में भेज देते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं, पाकिस्तान में ये 2 दफ़ा ऑलरेडी हो चुका है 75 साल तारीख में। लेकिन जिस तरह अभी आपने बताया है कि वो प्रिजन वैन आई हैं, उनमें उसमें बैठे हैं, वो डायरेक्ट जेल ले गए हैं, ऐसा नहीं होता। उनको सबसे पहले मुतलका थानों में उनकी डिटेल दी जाएगी, मुतलका थानों में डिटेल बढ़ने के बाद फिर उनको जेल में लेके जाएंगे, और जेल का जो वहाँ पे सुप्रीडेंट जेल है उसको की ऑर्डर देंगे। उन ऑर्डर में 3-4 किस्म के ऑर्डर हो सकते हैं। जो आपने 2 ऑर्डर्स आपने जिक्र किए हैं वो हैं। तीसरे ऑर्डर के उन पे कुछ जुर्म ये साबित करते हैं, कोई पर्चा दे देते हैं, तो फिर वो जुडिशल कस्टडी में होंगे, फिर वो जुडिशल मैजिस्ट्रेट साहब उनको भेजेंगे। लेकिन इस तरह ऑल ऑफ द सडन जो पकड़ा और ले गए, इसकी कोई ना लीगल जस्टिफिकेशन है, ना इसका कोई लॉ हमारे यहाँ मौजूद है।
क्योंकि जेल बेसिकली कस्टडी का नाम है, जो जुडिशियल कस्टडी है उसका। जब बेल होती है तो जुडिशियल कस्टडी से पर्सनल कस्टडी में शख्स आ जाता है, तो जुडिशियल कस्टडी में नहीं है, डायरेक्ट जेल में आप भेज नहीं सकते। जो आपका पॉइंट है वो वैलिड है, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ कि ये जो हो रहा है ये हमारा आइन या हमारा कानून या हमारा ज़ाब्ता जो है पीपीसी और सीआरपीसी दोनों इसको सपोर्ट नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि इंतजामिया या हुकूमत जो है उसको निपटना नहीं चाह रही या निपटना नहीं आ रहा मौजूदा सूरत हाल में। मौजूदा सूरत हाल में एक कानूनदान के तौर पे आप क्या समझते हैं कि पुलिस को इस पर किस तरह, या हुकूमत को जो इस वक्त निगरान हुकूमत है उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए था? कि कुछ लीडर हैं वो गिरफ्तार होना चाहते हैं, गाड़ियों में बैठ रहे हैं, ज़बरदस्ती गाड़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं, और उसके बाद वो उन गाड़ियों में बैठ गए हैं कि हमें ले जाओ। हुकूमत को क्या करना चाहिए था सदर साहब? जो सबसे पहली बात ये कि उनको वजह पूछी जाए कि वो वजह क्यों ये कर रहे हैं। वो मुझे और आपको सबको पता है कि क्यों वो वजह कर रहे हैं। पहले तो उन वजूहात का लीगल हाल ढूंढा जाए। मेरी मुराद ख्वाहिशात पूरी करनी नहीं है, मेरी मुराद लीगल हाल है कि कानून के मुताबिक अगर उनके राइट्स मिलते हैं तो उनको दिए जाएं। दूसरी बात यह है कि अगर उनको गिरफ्तार करना ही है, जो आगे वहां बैठ के प्रिजन वैन देखें क्यों लाए हैं फिर आप? अगर आपने गिरफ्तार नहीं करना था तो मीनिंग देयर भाई कि दोनों तरफ जो है ना वो विलिंगनेस थी कि कुछ इस तरफ से होगा कुछ उस तरफ से होगा। अगर आपकी इंतजामिया की कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं ये नहीं कहता इंटेंशन बुरी या सही, वो जो भी था वो उनका है, तो फिर आपने वहां पे क्यों लेके आए हैं प्रिजन वैन? क्यों उनको मौका दिया? क्या वो प्रोटेस्ट करते चले गए? रात को सर्दी होने से सभी ने भाग जाना था। आपने खुद उनको मौका दिया कि आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करें, हमारे जो है ना हथे चढ़े, हम आपके साथ निपटेंगे। और उसका भी तरीकेकार यही है जो आपने बताया है कि उनको थाने लेके जाएं, थाने उनके पर्टिकुलर हर चीज लिखें और फिर वहां पे ये मेंशन करेंगे कि ये जेल बरो तहरीक एक प्रोटेस्ट है, उसके खाते में डाल के तो ये जेल में जाना चाह रहे हैं, ये वॉलंटियर्स हैं तो इनको जेल में भेजना है। उनको जेल भेजने के लिए फिर आपको एसएचओ नहीं ऑर्डर कर सकता जेल में जाने के लिए, उसके लिए फिर होम सेक्रेटरी ऑर्डर करेगा या डीसी ऑर्डर करेगा। पुलिस के एसएचओ नहीं कर सकते, इवन आईजी नहीं ऑर्डर कर सकते कि इनको जेल में ले जाओ। कोई ज़ाब्ता को तरीका है उसको फॉलो करके करेगी। जिस तरह भी आपने बताया को जेल में ले जाके वैन जेल में खड़ी कर दी, टोटली इलीगल है। इनको अगर बैठे थे तो वहां भी प्रिजन वैन खड़ी है ना, तो इधर ही खड़ी रहने देते, ना उनको लेके जाते, उनको प्रोटेस्ट करने देते। अब ये जो सिचुएशन जितना प्रोसेस हो रहा है ये अभी तक इसकी कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है। इसमें राजा खुर्रम साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और राजा खुर्रम साहब चूँकि हुकूमत को रिप्रेजेंट भी करते हैं तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसके डिटेंशन ऑर्डर जो है वो जारी हो सकते हैं। राजा खुर्रम साहब का मौक़िफ़ सुन लेते हैं। राजा साहब आपने सारी सफदर साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर जो कुछ हो रहा है ये इलीगल हो रहा है, गैर कानूनी हो रहा है। देखिए जी, हमारे सीनियर दोस्त हैं, उनका अपना मौक़िफ़ है, मैं उनसे बिल्कुल जो है ना मैं उनके साथ नहीं इत्तेफाक कर रहा। प्रोटेस्ट हकूक़ कौन से कर रहे हैं? मतलब जो इस वक्त लोग आ रहे हैं उनको पहले एक दिन आगाह कर दिया गया था। ये कह रहे हैं कि प्रिजन वैन क्यों लाई गई, उन्हें एक दिन पहले आगाह कर दिया गया था कि जनाब यहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट करेगा, लिख के नहीं दिया गया, वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है डिप्टी कमिश्नर की तरफ से। और ये जो प्रोटेस्ट है इसमें कौन से हकूक़ जिनके बुनियादी वायलेट हुए? कोई इंसिडेंट हुआ है जिस पे एहतजाज कर रहे हैं? इनकी जो असम्बलीज तोड़ने का एक्शन था वो इलीगल है या नहीं है, वो ये समझते हैं। लेकिन उस हवाले से ये मैटर जो है वो सब जुडिशियल कोर्ट में भी चल रहा है। अब जेल में पहुंचे कैसे? देखिए मैं बताता हूं, मेरी ख्वाहिश जेल में पहुंचना, आपने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात मैं चाह रहा हूं। देखिए जून 2018 में जब नून की गवर्नमेंट थी ना, तो पंजाब के, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, 692 अरब कर्जा था इसके ऊपर। अच्छा। और जब ये दिसंबर 2022 में इन्होंने छोड़ा तो 1863 अरब हो गए। ठीक है। 692 से 1863 अरब का जो ये सफर है, ये उस पे इतराज कर रहे हैं कि इतना करने के बाद कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया, किसी मामले पे इन्होंने। मैं सिर्फ मैं बात करना चाह रहा हूं प्रोटेस्ट के हवाले से। एक मिनट मुझे इस पे मुझे बताइएगा, क्या आपने, मुझे एक बात बताएं, क्या आपने शाह महमूद कुरैशी को, असद उमर को, उमर सरफराज चीमा को, आजम सवाती को इसलिए जेल में पहुंचाया है कि पंजाब का कर्ज जो है वो 692 अरब से 1863 अरब हो गया? नहीं, मैंने उस कंटेस्ट में बात की है कि कौन से हकूक जो है जिसकी वायलेशन हुई है और ये उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इन्होंने सारी तबाही माशियत का भी बेड़ा गर्क करने के बाद जो सो कॉल्ड ये वहां पे एक्शन ले रहे हैं ना नून की गवर्नमेंट के हवाले से, इनकी अपनी कोई बेस और ग्राउंड नहीं है। अच्छा। और मैं एक छोटी सी बात करूं, वायलेशन ये कौन सी कर रहे हैं भाईजान? ये वो कर रहे हैं जो एक दफा का नफाज हुआ
और ये देखिए जिस एरिया से नहीं तो दफा का निफाज भी तो आपने बाद में किया ना, पहले उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, उसके बाद आपकी देखिए उसके लिए कोई नोटिफिकेशन मैं रिक्वेस्ट उसके पहले उन्होंने कहा हम गिरफ्तारियां देने के लिए चेयरिंग क्लास पर आएंगे, उसके बाद आपकी डिप्टी कमिश्नर उसके बाद आपकी डिप्टी कमिश्नर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसके तहत दफा 144 लगा दी। इन द लाइट ऑफ प्रोटेस्ट अनाउंस बाय द पीटीआई उसने अनाउंस नहीं किया। देखिए उन्होंने तो पीएसएल की वजह से किया ना। देखिए वो इसकी वजह से भी कर सकते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर हालात खराब होते हैं तो उसका इंचार्ज, उसका मालिक, उसके जो मामला है वो रियासत ने देखने होते हैं और उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसने देखने होते हैं। मैं ये कहूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे वो जेल जाना चाहते थे, आपकी पुलिस ने उनको फैसिलिटेट किया, वो गाड़ी में बैठे उनको जेल लेकर चली गई, आप दोनों खुश, आपने भी उनको फैसिलिटेट कर दिया, वो जेल जाना चाहते थे, उनका काम भी हो गया, आप भी। अच्छा देखें, और इसमें कानून कहां पे है? रोजनामचा का इंदराज होता है जब गाड़ी वैन कहीं से भी निकलती है थाने से, उसका बाकायदा एक सिलसिला होता है कि हम इसलिए जा रहे हैं, वायलेशन जो की जा रही है वो दिफात का नफाज है, उसमें कंप्लेनेंट खुद स्टेट होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके डिटेंशन आर्डर 2.5-3 माह के होंगे। कोई ये जाएगा बहावलपुर, कोई इसकी मंडी बहाउद्दीन, और कोई उसके बाद ये मुल्तान की जेलों में फिक्स कर दिए जाएंगे डिटेंशन। मियां वाली की बात भी मैं कहता हूँ मियां वाली में भी जाएंगे, ताकि इनकी देखें इन लोगों का प्रोटेस्ट उस हवाले से मुनासिब था कि कोई वायलेशन हुई होती, बुनियादी हकूक की कोई बात हो रही है। देखिए इन्होंने बच्चों को, अवाम को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया है। नून लीग की गवर्नमेंट ने मैशत को संभाल रही है। ये मुझे बताएं, शहबाज शरीफ साहब अपने पूरे इज्तिमाई जो वोट एक हुई उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये पहला प्राइम मिनिस्टर था जिसको बाकायदा निकाला गया असम्बली से, ना ये बरतरफ हुआ ना इसको उठा के बाहर ले गए। खुद इसके मेंबर्स जो कौमी असम्बली थे उन्होंने कहा कि जाइए आप भाई आप जाएं यहाँ से। ये किसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पंजाब गवर्नमेंट में चलती गवर्नमेंट को धक्का दे दिया। KPK में इन्होंने क्या किया, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि गुर्बत के वो मामलात हैं जिसको ये धंसा गए हैं पाकिस्तानी अवाम को। नून लीग की गवर्नमेंट जो है, मैं समझता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया, मेरे जो कायद हैं, और उसके हवाले से शहबाज शरीफ साहब का, ये सारे लोग जो हैं अब मुतहद होकर कोशिश कर रहे हैं PDM की सूरत में, और ये भी मेज पे आए, आके बात करें उनसे और आगे बढ़ें। आपको नहीं पता कि क्यों गिरफ्तार किया गया? नहीं देखें, ये जो गिरफ्तार हो रहे हैं मेरी नजर में इस वक्त कानूनी तौर पे ये दुरुस्त है। इसमें जो भी बाहर जाके मैं आप और 5 बंदे जाके वहां कोई प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, पहुंचे कैसे? मैं इसी कानूनी पोजीशन को समझने की कोशिश कर रहा हूं, और इस वक्त मारूफ कानूनदान अजहर सदीक साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अजहर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी नजम साहब, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अजहर सदीक साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स जो हैं इस वक्त जेल पहुंच गए हुए हैं, ये इसकी कानूनी पोजीशन क्या है? ये क्या जेल डायरेक्ट जिस तरह प्रिजन वैन में वो बैठे और वो पहुंच गई वहां पर, इस दौरान कोई मुकदमा, कोई FIR, किसी हवालात में जाना, थाने में जाना, कोई ज़ाब्ता पूरा होना, ये सारी कानूनी कार्रवाई किस तरह सर, ये सारे अमल को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए बुनियादी तौर पर तो 144 लगी हुई है दफा यहाँ पर, और आपको पता है अब तक तारीखी तौर पर जितने पर्चे दर्ज किए हैं, बल्कि 144 की खिलाफ वर्जी पर तो यहाँ 780 के पर्चे भी हो गए हुए हैं। हमने इस्लामाबाद भी देखा और लाहौर भी देखा। तो मेरा ज्यादा ख्याल है, पता नहीं है एग्जैक्ट पोजीशन मेरे पास नहीं है, लेकिन ये पर्चे गालबन उन्होंने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पे काट दी है। 188 दफा लगती है उसके ऊपर, और बुनियादी तौर पर ये गिरफ्तारी शायद उसी का शनाख्ता अपना कि वहाँ वो लेकर गए हैं, वरना तो प्रोसीजर आपको यही है कि पुलिस ने पकड़ना है, पुलिस ने लेकर जाना है, और वो मैजिस्ट्रेट का इन्वॉल्व है, निज़ाम तो लाजमी साथ चलता है जी। सही। अच्छा ये बताइएगा, फराद अली शाह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, सीनियर कानूनदान है, वो ये कह रहे थे कि ये जो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर जब 188 में पर्चा होगा तो ये नॉन बेलेबल हो गया हुआ है, अब इसकी जमानत इतनी आसानी से नहीं हो सकेगी, ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने ये बात सही है। अगर आप उठाकर देखें यहाँ तो 780 लग गई है यार, 144 तो मजाक हो गया है। इमरान खान साहब का जो पिछले दिनों ये जो प्रोटेक्टिव बेल मैंने परसों करवाई है, वो इस्लामाबाद में इमाम के ऊपर, खाली इमाम के ऊपर उन्होंने 7 ATA भी लगा दी है। तो कोई पता नहीं है कि ये जो निगरान हुकूमत पंजाब के अंदर है ये 7 ATA भी लगा दे इसके ऊपर साथ। लेकिन अदालतें आपके साथ काफ़ी कोऑपरेट करती हैं, ताउन करती हैं, इंसाफ देती हैं, रिलीफ देती हैं आपको, तो उम्मीद है कि अजहर सिद्दीक साहब इस मामले में भी अदालतें जो हैं इन रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए भी अगर आप रुजू करेंगे तो वो फैसला करेंगी, बेहतर अच्छा फैसला करेंगी। देखिए जी, तारीखी तौर पर तो जितना कि इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिकॉर्ड पे मिलता रहा है,
वो तो शायद किसी जमात के और इतना मुकद्दर में नहीं आया। मैंने तो नहीं देखा ऐसा कि जहाँ जितना ज़बरदस्त इंसाफ इनको मिला है, और वो तो आपके सामने है। आप हमजा की अगर आपको याद होगा, हमजा नैब पकड़ने गया तो वो घर बैठे ही थे, उनकी प्रोटेक्टिव बेल आ गई थी, और प्रोटेक्टिव बेल ऐसे मिली है। इमरान खान साहब को देखे, जब तक शक्ल नहीं देख ली, अदालत के सामने पेश ही हुए, अदालत ने अपने सामने खड़ा नहीं किया। और एक केस तो ऐसा था कि जिसमें सिर्फ वापस लेना था, और लेकिन उसके लिए भी अदालत ने सिर्फ दस्तों की शनाख्त के लिए भी बुला लिया। वो भी उन्होंने बता दिया कि दस्तखत में बाकायदा किए गए हैं। हमने फिर सिर्फ यही हद तक नहीं है, आपको याद होना चाहिए, सागदार का भी पता होना चाहिए, आपको सलमान शहबाज का भी पता होना चाहिए। फिर हमने कई ऐसे मामले देखे हैं जो बेलें मरियम ने जाकर जब नैब के दफातर पे हमला किया था, आप लोगों को अंदाजा ही है कि वो तोड़ फोड़ और क्या कुछ हुई है। तो ये अगर ये कहा जाए कि शायद अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एडवांटेज या एज है, तो मुझे तो अभी तक कोई भी एक केस अच्छा अदर साहब, आपने खुद ही जिक्र कर दिया तो इसको थोड़ा सा वाज़ेह कीजिएगा। कहा यह जा रहा था कि आपने इमरान खान साहब के जाली दस्तखत कर दिए दरखास्त के ऊपर, और फिर आपने उसको तस्लीम भी कर लिया कि ये खान साहब ने नहीं किए हुए जाली दस्तखत, ये आपने किए हुए हैं। उसके बावजूद अदालत ने आपकी माजरत कबूल करते हुए आपको जो था दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त दे दी। हालांकि वो बहुत सारे लोगों की तशरीह ये है कि इस पर तो बाकायदा जालसाजी का उसी तरह का मुकदमा होना चाहिए था, सज़ा होनी चाहिए थी, जैसे कोई वसीयतनामे पे गलत दस्तखत करता है, हलफनामे पे गलत दस्तखत करता है, या किसी बयाने पे दस्तखत गलत कर देता है। ये तशरीह दुरुस्त नहीं थी कि इस पे ये तो जालसाजी थी, ये कहा जा रहा है। मैं अगर इजाजत दे देंगे जवाब में, पता नहीं आपको किसने ये कह दिया। मेरा ख्याल है आप कोर्ट में तो थे नहीं, ये जो बातें आपने सारी कह दी, आपको किसने कह दी है कि ये हुआ है? जो कोर्ट में थे ना, समझे कोर्ट में क्या मामला है। जी जी बताइएगा। इसीलिए सर मैंने इसीलिए आपसे सवाल किया है, इसीलिए आपसे सवाल किया है। आपने तो पकड़ के सारी चार्जशीट इकट्ठी कर दी ना सर। मैंने तो सवाल किया सर। अजहर सदीक साहब, आप एक सीनियर कानूनदान हैं, आप समझते हैं मैंने एक सवाल किया है सर। हाँ, तो सवाल का जवाब ले लेना। जो कोर्ट के अंदर मौजूद थे, इशू बड़ा सिंपल सा है। एक बेल दाखिल हुई जी, बेल दाखिल हुई, वो प्रोटेक्टिव के लिए, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया वो ऑर्डर। रात को मैं गया, इमरान खान साहब से वकालतनामा लिया, वकालतनामा दाखिल किया, और इमरान खान साहब ने आके उस वकालतनामे को ओन किया और कहा, यह बाकायदा अखबारों में भी छपा है, जो कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे थे। और मेरा ख्याल है आपका मेरा ख्याल है हयात कवर करता है, उमर हयात साहब भी कवर करते हैं, वहां पर नईम साहब भी थे हमारे, जी हमारी टीम मौजूद थी वहां पर। कोर्ट के अंदर ही उनका पता था, और उनके सामने इमरान खान साहब ने कहा, जी मैंने ही अजहर सिद्दीक को इंस्ट्रक्शन दी थी कि ये वापस ले ले और साइन होना। और उसके बाद देखिए, मैं सिर्फ उसकी हद तक नहीं है, मैंने तो प्रोटेक्टिव बेल पहले जो फाइल की थी जस्टिस अली बाकर नजफी साहब का कुछ दिन पहले, और वो चूंकि कोर्ट पे टाइमली ना पहुंच सके, अदम पैरवी, वो खारिज हो गई थी। और फिर जो परसों मैंने बेल करवाई है, मैंने उसी दस्तखतों के साथ, कल परसों भी मैंने बेल करवाई है। तो वो दस्तखतों वाला इशू ऐसा नहीं है, वो तो कंफ्यूजन जान के क्रिएट किया जाता है ताकि असल चीज से हालात और वाकयात उठ जाए, और यानी तवज्जो हट जाए। और ये तो बड़ा सिंपल सा इशू है, अपनी मर्जी का वकील करना, अपनी मर्जी की चॉइस का करना। अगर ये काम इस तरह शुरू हो जाए तो फिर वकालत अल्लाह ही हाफ़िज़ है। यानी हमें इन चीज़ों की। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, अब ये लोग जो पहुंच गए जेल, वापस इसी मौजू पे आ जाते हैं, ये लोग जो जेल पहुंच गए, अब इनकी रिहाई के लिए क्या हो सकता है? क्योंकि आप पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ करते हैं, इमरान खान साहब की वकालत भी करते हैं, तो अब आगे लीगल प्रोसीजर क्या होना चाहिए, क्या होगा? देखिए, एक बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये एक अलामती जो है ना एहतजाज शुरू किया, और उन्होंने कानून के सामने अपने आप को सिरनगू इस हवाले से किया कि वो आगे के आए, आकर हमें गिरफ्तार करने, ये एक एजिटेशनल पॉलिटिक्स की इब्तिदा की है। पहले तो खाली जलसे जुलूस होते रहे हैं, अब उसका तरीकाकार ये है, 144 की खिलाफ वर्जी हुई है, मुकदमा होगा, और उसके बाद जमानतें होनी है। अब जमानतें लेनी है या नहीं, अभी तक पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया है। जब जेल भरो तहरीक का फैसला कर लिया है, इसका मतलब अभी जमानत का कोई फैसला नहीं है। यहाँ पे राजा खुरम साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप मुस्लिम लीग न्यू लायर्स फॉर्म के रहनुमा भी हैं, मरकजी रहनुमा हैं, साथ डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी हैं। आप कह रहे हैं कि डिटेंशन ऑर्डर जारी हो रहे हैं, और इनकी इतला के मुताबिक डिटेंशन ऑर्डर जारी हो सकते हैं। देखिए, आपको याद होगा 25 मई का जी, 25 मई को भी उस वक्त, और मैं हैरान इस बात पे हूँ, इस वक्त पता है आपको कि पंजाब के अंदर एक निगरान हुकूमत है,
जी जी पंजाब के अंदर इस वक्त निगरान हुकूमत है। अब जी। निगरान हुकूमत भी अगर सियासत कर रही है वो अपनी जगह है। डिटेंशन ऑर्डर देने का मकसद यानी इस निगरान हुकूमत का क्या ताल्लुक है? निगरान नहीं तो सर हुकूमत तो निगरान सिर्फ हुकूमत, इलेक्शन करानी। अजहर साहब निगरान हुकूमत क्या करे? अगर लीडर खुद आगे प्रिजन वैन के अंदर बैठ जाए, उसके ऊपर चढ़ जाए कि हमें गिरफ्तार कर लो, हमें ले चलो, तो निगरान हुकूमत क्या करे? उसमें उसका क्या कसूर है? वो घरों से पकड़ के लाइए सर। नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मैं तो बड़ी सिंपल सी बात आपके सामने रख रहा हूँ कि निगरान हुकूमत का ना ये मैंडेट है, ना ये करना चाहती है। डिटेंशन ऑर्डर आपको याद है कि 25 मई को जारी हुए थे और वो 2000 के करीब थे, और उस वक्त डिटेंशन ऑर्डर के हवाले से कोर्टों में जाना पड़ा, कोर्टों की बातें नहीं मानी, इन्होंने रिलीज नहीं किए और कोई रीजन कोई नहीं था, और उसके लिए इतनी जंगी जंग लड़ी कि कंटेम्प्ट के नोटिस जारी हुए, तो तब जाके डिटेंशन ऑर्डर 2000 के करीब थे। तो वो डिटेंशन ऑर्डर का इख्तियार है, वो डिटेंशन ऑर्डर जारी करे, और डिटेंशन ऑर्डर को जब अभी फैसला ही नहीं हुआ कि अब के जमानतें करानी है या नहीं करानी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो ज्यादा इस तरह का काम करेंगे तो ज्यादा आसान कर देंगे इस बात को। डिटेंशन ऑर्डर में तो उनका इरादा ये है ना कि लोगों को घरों में बंद करेंगे, लेकिन घरों में जब बंद करेंगे आप, जब उनके घरों को डिटेंशन करेंगे तो वहां तो ज्यादा काम करना पड़ेगा आपको। यानी अभी तो जेलों के अंदर तो फिर भी एक आपको जितनी फोर्स है उसी के साथ रख लेंगे, लेकिन जब घर में डिटेंशन ऑर्डर को आप जारी करेंगे तो 5-6 पुलिस वाले रखने होंगे। सर जेल में भी रखा जा सकता है, डिटेंशन ऑर्डर के तहत जेल में भी रखा जा सकता है। वो जेल में मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन कितना है कि जेल में आपको भी पता कि 86,000 की तादाद है अभी, वैसे ही को तकरीबन 30% ओवर क्राउडेड है। अब पता नहीं या तो स्पेशल जेलें बनाएंगे, आसमान से लेके आएंगे, या कोविड की तर्ज पे जो बहुत बहुत शुक्रिया, चाइना बहुत बहुत ने शुक्रिया, बनाए बहुत थे। बहुत शुक्रिया आज़ाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, और अभी इसका जवाब मैं लूँगा लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, यहाँ पर राजा खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप मरकज़ी रहनुमा हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स विंग के हमारे साथ, और इसके साथ साथ डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी हैं आप। राजा साहब मुझे एक बात बताइएगा, आप ये सारा कुछ जो कुछ आपने किया, ये कह रहे हैं गैर कानूनी है, अजहर सिद्दीकी साहब कह रहे हैं ये किसी कानून के तहत नहीं है। ये देखिए जी, इस पे मैं एक मिनट लूँगा। इस पे तो गैर कानूनी था जब राना सनाउल्लाह साहब को आपने 8 माह बगैर किसी जुर्म के कैद में रखा। नहीं, उन पे तो FIR होगी नहीं थी ना, देखिए, वो असल में तो वो था गैर कानूनी, जिसको कोर्ट ने बात तस्लीम की और पार्लियामेंट में ये पेंडिंग था और पार्लियामेंट ने इसको फारिग किया। इस पे तो गैर कानूनी था। 53 दिन कैप्टन सफदर जो रहा, नवाशी साहब 374, हमजा शहबाज साहब 627 दिन रहे, अच्छा मरियम बीबी 158, एहसन इकबाल साहब 64 दिन रहे, राजा कमर साहब इसमें 218 दिन, ख्वाजा आसफ साहब ने 176 दिन जेल देखी, और देखिए ख्वाजा सार रफीक को 462 462 दिन। इन लोगों ने तो कोई रोए नहीं, इन लोगों ने तो नहीं कहा कि हमें रोका क्यों, हमें किया क्यों। मैं ये समझता हूँ कि ये इस हवाले से वायलेशन जो हुई है उस पे तो इन्होंने ख्वाजा इमरान नज़ीर का देखे, दहशतगर्दी का पर्चा उनके ऊपर था, सरदार रियाज सादक साहब उनके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा था। और देखें, मैं एक प्लीज़ मैं चाहता हूँ, जब नवाशी साहब एयरपोर्ट पे आए तो उस साल की इलादा से दहशतगर्दी की दफ़ा थी सरदार रियाज सादक साहब पे, और जो राना सनाउल्लाह साहब के साथ और बीबी के साथ वो नैब कोर्ट में जाकर खड़े, उसकी इलादा दहशतगर्दी की कोर्ट। और हैत क्या था? प्रोटेस्ट के नवाशी साहब को आने दे, वो था ना प्रोटेस्ट, जिस पे कानूनी जवाब भी थे हमारे पास। ये क्या प्रोटेस्ट है? असम्बलियां खुद डिजॉल्व की, महंगाई के जिम्मेदार खुद, और इस अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। आप ये कह रहे हैं कि चूंकि आपके बंदे जेलों में रहे हुए हैं, लिहाजा अब आप डिटेंशन ऑर्डर जारी करेंगे। और नहीं, हम तो है ही नहीं गवर्नमेंट में। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट में वो सही निशानदेही हो रही है ना कि इस वक्त तो निगरान हुकूमत है। नहीं, देखिए निगरान हुकूमत ने, देखिए मेरी निगरान हुकूमत कैसे डिटेंशन ऑर्डर देखिए जारी करेगी? देखिए निगरान हुकूमत है, कोई उसमें ये नहीं कहा गया कि ये कोई आगे सबलेट करनी है उन्होंने गवर्नमेंट, तो वो करेगी। देखिए निगरान हुकूमत के अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स है, वो ले या ना ले, लेकिन मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, उस चीज़ पे नजर रखें कि नून लीग ने तो सफ़र किया 3 साढ़े 3 साल 4 साल। इसमें मुझे बताएं बीबी मरीम का क्या कसूर था कि जब आपने 158 डेज उनको जेल के अंदर रखा? ये तो वायलेशन जो कर रहे हैं, डिटेंशन ऑर्डर की बात करें, ये जाने निगरान गवर्नमेंट जाने। अच्छा, आप राय खान साहब क्या सुजेस्ट करते हैं एक कानूनी माहिर के तौर पे कि इस वक्त जो प्रिजन वैन में बैठकर जो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल के अंदर पहुंच चुके हुए हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके डिटेंशन ऑर्डर होने चाहिए, उन पर पर्चा होना चाहिए,
उनको रिहा कर देना चाहिए, उनके साथ क्या क्या सलूक होना देखिए जी, चाहिए कानून के मुताबिक? देखिए कानून के मुताबिक तो जैसा मेरे 3 लर्नर जो ब्रदर्स हैं जिन्होंने इस पे फ़ोन पे भी बात की कि इनके हवाले से 154 का जिक्र किया गया, 188 का कहा गया, 16 एमपीओ का आ गया, 3 एमपीओ का आ गया। देखें ये निगरान गवर्नमेंट का तो मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ नहीं, मैं सही। इस हवाले से समझता हूँ कि एक जमात तहरीक जो आप चलती कानूनी है, माहिर के तौर मैं पे कानूनी कानूनी माहिर के माहिर हवाले से, और मैं समझता हूँ क्या रियासत कानूनी हल क्या है इसका? ये रियासत अपना दिफा करना जानती है, अच्छा। प्रोटेक्ट मेजर लेती है, ये कोई नई बात नहीं है। मुशर्रफ के दौर में हुआ, उससे पहले हम लोगों ने सुना कि जो गवर्नमेंट आती है प्रोटेस्ट करते हैं उसमें ये इनकी बड़ा और इनकी तो जो रोला है ये अभी इनके सामने आता है। ये कोई देखें एक बंदा भी अंदर गया तो वो बगैर रोए बाहर आया, और आप देखें कि नून लीग की तारीख भर गई है कि इन लोगों को बगैर किसी तो वो मामले तो खुद जा रहे हैं ना सर, खुद जा रहे हैं ना, वो इन्हें तो खुद लेके जा रहे सर वो हैं। इसलिए जा रहे हैं कि अभी उन्हें टेस्टर लगा है, अभी ये जब जाके 3-3 माह अंदर रहेंगे ना, अभी 2 बंदे नजर नहीं आएंगे। देखें ये नए आने वाले बच्चों को जो पीटीआई का सासा थे, मुझे बात मुकम्मल करने थे, जो नए स्टूडेंट थे जो पढ़ रहे थे, उसे शहबाज साहब ने लैपटॉप दिया, उसने ये नहीं कहा कि नून का ये काफ का ये पीटीआई का है, नई नस्ल को आगे लेके गए। ये गवर्नमेंट में आए, इन्होंने तुर्की को अभी देखें ये इन्होंने सारा फंड अपना लगा दिया शौकत खानम का। मुझे बात मैं चारों मुकम्मल करूं, इन्होंने क्या तुर्की के लिए काम किया एज ए अपोजिशन लीडर। इस बेचारे को सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये एलिगेशन लगाता है अपने अपने मासूम लोगों को, और देखिए उन लोगों को जिनका कोई गुनाह नहीं उनको जेल में भरो तहरीर कर रहा है, खुद जमानतें करवा रहा है। और दूसरी बात देखें, मैं ये समझता हूँ कि ज़मानत को तब करवानी चाहिए ऐसा जब कोई एलिगेशन इशू हो। इसके ऊपर जो इशू आ रहे हैं ये उसको प्रोटेस्ट खुद करने की बजाय अवाम को लगा रहा है कि उनकी शील्ड ले, उनके मामलात ले और लोगों को आगे करके और आगे अपने आप को सेव कर रहा है। चाहिए तो ये था कि कितने दिन हाईकोर्ट ने टाइम दिया। देखिए कोर्ट्स का बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक रोल है कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से उन्होंने कहा कि ये मैस क्रिएट ना हो, सही सही। और अब इन्होंने मैस क्रिएट कर दिया। आप इस वक्त सपोर्ट करते हैं कि जो रहनुमा पहुंचे हैं जेल उनको रिलीज कर दिया जाए? नहीं, या उनको मैं समझता हूँ उनको निगरान गवर्नमेंट अपने अंदाज से वो टैकल करने का इख्तियार रखती है, वो करें। मैं अच्छा। तो ना उनका नुमाइंदा हूं ना मेरे पास अथॉरिटी है। लेकिन आप कह रहे हैं कानून मैं समझता हूँ जी मैं बाहर जाके अगर मैं भी कोई वायलेशन करता हूँ सही। तो मैं भी एलिजिबल हूँ कि मुझे पकड़ के और जाके वो अपने सजा, रूल के बिल्कुल सही, मुताबिक। सजा क्योंकि होनी देखिए चाहिए। मैं उसमें क्यों, क्योंकि रियासत की नुमाइंदगी करती है हुकूमत, और हुकूमत के साथ लॉयल्टी हर पाकिस्तानी शहरी का फ़र्ज़ है। अगर वो इस लॉयल्टी में कोई फ़र्क लाएगा तो वो मैं समझता हूँ कि वो हेट स्पीच हो, वो चाहे उसकी कोई भी टाइजन हो, वो उसमें फाल करेगा और उसको वो ये कानूनी गिरफ्तार बहुत करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राजा खान साहब हमें यहाँ पर वक्त देने के लिए। और नाज़रीन ये है इस वक्त कानूनी पोजीशन जो आपके सामने रखेगी। सारी की सारी रहनुमा जो है जेल जाना चाहते थे वो जेल पहुंच चुके हुए हैं, लेकिन किस कानून के तहत पहुंचे हैं अभी थोड़ी देर में वो सारे का सारा रिवील हो जाएगा। हो सकता है उनके डिटेंशन ऑर्डर हो जाए, हो सकता है उन पर मुकदमा दर्ज हो जाए और उसके बाद ये कानूनी कार्रवाई जो है आगे बढ़े। अब तक यही सूरत हाल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।